नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। हनुमान जयंती के मौके पर हुई जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में मुख्य भूमिका निभाई थी और बीजेपी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाती है। आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि यह साफ है कि बीजेपी ने दंगे करवाए, बीजेपी दिल्ली वालों से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडों और माफियों की पार्टी है। इसी के साथ आतिशी ने हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इससे पहले आतिशी ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था और अब विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले माफियों के उनको सम्मानित कर देश भर में यह संदेश दे दिया कि वो गुंडों और माफियाओं के साथ हैं। जहांगीरपुर की घटना की भी जांच होगी तो पता चलेगा कि दंगे करने वाले बीजेपी के ही लोग हैं। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दंगे हुए। ये दंगे किसने करवाए, आज उसका सच पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। इन दंगों में जो मुख्य आरोपी है अंसार, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो अंसार भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2017 की पार्षद प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में अंसार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अंसार लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच पर खड़े हैं। ये सबूत है कि अंसार, जिसने जहांगीरपुरी में दंगे भड़काए, जिसने जहांगीरपुरी में जो पत्थर चले, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उसको करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आज ये सच्चाई सामने आ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाते नजर आ रही है कि जो दंगे हुए हैं उसके आरोपी विपक्षी पार्टियों से हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से शनिवार रात को, शाम को जिस तरीके से कहते हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाई गई अंसार के द्वारा और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा अंसार को पकड़ा भी गया और उसके अंदर लगातार छानबीन भी हुई। यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार कहीं ना कहीं अंसार को लेकर लगातार ये कह रही थी कि वो आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी जो है वो इससे इनकार करती नजर आ रही थी। मगर अब आतिशी ने जिस तरीके से कह सकते हैं सबूत पेश किए हैं, क्योंकि पहले भाजपा भी इसी तरीके के सबूत पेश कर रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि तस्वीरों के माध्यम से भी भाजपा यही कहने की कोशिश कर रही थी कि अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी का तमाम जो फोटोग्राफर थे वो भी भाजपा के द्वारा पेश किए जा रहे थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें, आतिशी ने भी कल यही कहा कि जो अंसार है वो कहीं ना कहीं भाजपा का है और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता है उनसे उसका सेटिंग है और यहाँ तक कि जो बड़े नेताओं के साथ साथ वो कार्य भाजपा का नेता भी बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से कल आतिशी ने जिस तरीके से फोटो के माध्यम से भी कह सकते सबूत पेश करने की कोशिश की और यहाँ तक कि ये कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी जिस तरीके से गुंडों ने कह सकते हमला किया था और उनको भाजपा ने सम्मानित किया, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं गुंडों की पार्टी है और इस तरीके की जो बयानबाजी कह सकते आतिशी के द्वारा दिए गए या फिर कहे आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप ही होता हुआ नजर आ रहा है। मगर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के हाथ में कितने से बड़े सबूत लग पाते हैं, क्योंकि अंसार को लेकर अभी तक पूरा तरीके से दिल्ली पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। मगर ये जरूर कहा गया कि मास्टरमाइंड जो है वो अंसार ही बताया जा रहा है। मगर अभी दिल्ली पुलिस जो है वो जरूर भी जांच में जुटी हुई है, जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा ये भाजपा का है या आम आदमी पार्टी का है। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सबूत दिखाए जा रहे हैं, आतिशी ने कल जिस तरीके से बैठक की और उसके बाद उन्होंने ये सबूत दिखाए, फोटोज उन्होंने कई दिखाई, उन फोटोज को क्या सबूत माना जा सकता है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें क्योंकि जिस तरीके से आतिशी ने खुद फोटो दिखाए थे, ये भाजपा का नेता है और भाजपा के बड़े नेताओं से इसके कह सकते हैं ट्रम है और ये भाजपा के अंदर कार्य करता है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से फोटो पेश किए गए हैं उससे तो लगता यही है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल सच बोल रही है, मगर इसका जो जांच का जो फैसला है वो दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ में अभी तक इन फोटो को नहीं दिया गया है और दिल्ली पुलिस बाद में ही स्पष्ट कर पाएगी कि आधार जो है वो भाजपा का है या फिर आम आदमी पार्टी का है और वो किस तरीके का कार्य करता है, क्योंकि लगातार जितने भी फोटो दिखाए जा रहे हैं उसके अंदर लगातार वो गोल्ड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि चेनों का, यानी कि अंगूठियों का, और उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया ये भी जांच का विषय है और ये क्या कार्य करता है, बांग्लादेश का रहने वाला है या फिर दिल्ली का ही जहांगीरपुरी का रहने वाला है, ये सारे जो जांच है ये दिल्ली पुलिस के हाथ में और दिल्ली पुलिस ही इस गुत्थी को सुलझाती हुई नजर आएगी। और मगर लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा भी, तो पहले भी ये आरोप लगाए गए थे कि आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी जो है ये कह रही है कि भाजपा का गुंडा है। लगातार इसके अंदर जो सच्चाई है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही सबके सामने आ पाएगी। जी राजीव, मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, क्या लगता है क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी इस मामले में? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल केंद्र सरकार के अंदर अधीन है और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी यही कहती नजर आ रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो इस मामले में कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से इस रैली को निकालने के लिए परमिशन नहीं थी और ये परमिशन जो किसने दी थी ये दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल बनता है और दिल्ली पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी रैली निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को गिरा जा रहा है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी घेरने की कोशिश कर रही है और भाजपा को भी घेरने की कोशिश कर रही है। पहले भी जिस दिन ये हादसा हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कहा था कि दिल्ली पुलिस जो है वो अपना कार्य करे, सख्ती से पालन करे, मगर दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो केंद्र सरकार के हाथ में और केंद्र सरकार ही लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप हमें शनिवार से ही देखने को मिल रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक दूसरे की पार्टियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, जिस तरीके से एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है, निष्पक्ष जांच की भी हम बात कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, अब आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आदेश गुप्ता की बात करें या फिर मनोज तिवारी की बात करें, क्योंकि दोनों ही बड़े भूमिका यानी कि भाजपा के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है और दोनों ही लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आती है और शनिवार से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और जिस तरीके से बार बार सबूत पेश किए जा रहे थे भाजपा के द्वारा भी, फोटो काफी भाजपा के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने, बड़े नेताओं ने पेश किए थे, मगर उसी तरीके के फोटो जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा भी पेश किए जा रहे हैं। मगर अभी तक ये फोटो जो है ना ही भाजपा के द्वारा दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं और ना ही आम आदमी पार्टी के द्वारा ये फोटो दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं। और दिल्ली पुलिस जब तक इसकी छानबीन नहीं करेगी और छानबीन के अंदर क्या सबूत सामने आ रहे हैं, अंतर किसके साथ रहने वाला है, किस किस लोगों से इसके ट्रम है और कितने बड़े नेताओं से ट्रम है इसके, ये सारे जांच के विषय है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल चार्ज जो टीम काम कर रही है उसके द्वारा ही स्पष्ट हो पाएगा कि आंसर किसके साथ रहने वाला है, किसकी पार्टी के अंदर ज्वाइंटेड है, क्या सबूत है दिल्ली पुलिस के हाथ में, ये सारा जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है, जांच में तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी अब आरोप तो लगा रही है बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। दोनों नेताओं पर कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन किसके सबूतों में सच्चाई नजर आती है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सच्चाई की बात करें तो सच्चाई जब भी स्पष्ट हो पाएगी कि दोनों ही पार्टियों से जो भी सबूत है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में दिए जाए और दिल्ली पुलिस ही इसका जांच का फैसला करेगी कि फोटो में कितनी सच्चाई है, कि एडिटिंग करके फोटो तो नहीं बनाए हुए, ये सच्चाई रियल फोटो है या फिर नहीं रियल फोटो है, ये सारा। मगर अभी तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से बात करें, तो भाजपा की तरफ से बात करें और दिल्ली आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें, दोनों ही जो फोटो पेश किए जा रहे हैं मीडिया को, वो फोटो जो है वो अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं दिए गए और दिल्ली पुलिस कह सकते जब तक इनके पास ये फोटो नहीं आएंगे और इनका जांच का विषय ही बन पाएगा कि जांच के अंदर क्या स्पष्ट हो पाता है। मगर अभी तक जिस तरीके से सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ में है उससे तो लगता है कि इसके ट्रम जो है, आंसर के जो ट्रम है वो लगभग किसी बड़े नेता से जरूर है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत ही दिल्ली पुलिस को भी इशारा मिल रहा है कि सोचे समझी साजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की रुख कर लेते हैं। कोरोना समीक्षा बैठक पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने कहा कि राज्य में अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि कोरोना को लेकर सख्ती की जरूरत पड़े, लेकिन कोरोना को गंभीरता से देखते हुए एक एडवाइजरी जरूर जारी की जा रही है ताकि आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत आम जनता को ना आने पाए और लोग भी कोरोना को लेकर सतर्क रहें। वहीं बूस्टर डोज लगवाने वालों के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने कहा कि अभी बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या कम है और इसके कारण लोगों को इसके बारे में अवेयर ना होना है, जिसको लेकर लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बात करें कि जो विजय सिंगला ने तमाम जानकारी दी है कोरोना की समीक्षा को लेकर, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हुई और उस समीक्षा बैठक में एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ इस एडवाइजरी में खास? जी, उसका अगर हम देखें तो अभी अगर हम कहें कि हमारे पड़ोस में या चंडीगढ़ की बात करें पंजाब से, तो चंडीगढ़ में मास्क को लेके अगर हम कहें कि दोबारा से सख्ताइयाँ शुरू हो गई हैं। हरियाणा में भी कुछ जगहों पे सख्ताइयाँ शुरू हो गई हैं। तो इसके बाद अंदेशा लग रहा था कि पंजाब में भी सख्ताइयाँ शुरू हो सकती है। पर खुद कल स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने जब एक बैठक बुलाई, रिव्यू बैठक बुलाई कोरोना को लेके और सारी जानकारी कंपाइल की गई, तो ये पाया गया कि पंजाब में अभी तक कोरोना के केसेस नहीं और जो केसेस है वो बहुत माइल्ड अगर स्टेजेस में है, तो ऐसे में अभी पंजाब में किसी तरह की सख्ताई लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की जरूरत है। खुद अगर हम कहें कि स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला का कहना है कि अगर हम अभी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं तो उससे उसका नेगेटिव प्रभाव भी होगा। हाँ, कि अगर हम किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना इम्पोज करके लोगों को एडवाइजरी जरूर जारी करें कि पंजाब में कि कोरोना केसेस दोबारा से आने शुरू हो गए हैं, तो लोगों को सतर्क होने की है कि लोग अपने आसपास का एरिया से दूर रखें, जितना हो सके मास्क पहने जहाँ कन्वीनियंट है और जितना हो सके सतर्क रहें। तो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं जो अभी तक ये फैसला हुआ है कि अभी पंजाब में किसी तरह की जरूरत नहीं है और अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो उससे पंजाब में अगर हम कहें कि भय बढ़ेगा। तो उस चीज को देखते हुए अभी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन पंजाब में एटलीस्ट नहीं लग रही है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की, लोग सतर्क हो जाएं कि अगर केसेस बढ़ते हैं, अगर केस बढ़ते हैं और हमें कुछ तो उसके लिए लोग तैयार हो और नए इंस्ट्रक्शन का तुरंत पालन किया जा सके। ठीक है, एडवाइजरी में कई अहम चीजें भी रखी गई है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को लेकर अब लोग बेखौफ होते नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों में खौफ नहीं है, इसलिए मास्क भी अब नदारत से दिख रहे हैं लोगों के चेहरे से और इसको लेकर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी वजह बन सकती है अगर चौथी लहर का जिक्र करें तो। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना को लेकर लगातार सरकार भी सतर्क दिखाई दे रही है, पंजाब सरकार की बात करें तो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हुई जिस पर स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना को लेकर फिलहाल सख्ती की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कोरोना की गंभीरता को देखते हुए एक एडवाइजरी जरूर जारी की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और आम जनता के लिए सतर्कता अभियान भी चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को अनेक्सी में हुई। इसमें सरकार बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत की गई। बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार के सभी मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। इनमें पुखराया घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिली। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और होमगार्ड्स अनुभाग में पिस्टल खरीद का प्रस्ताव भी पास किया गया है। साथ ही 10 करोड़ तक के कार्य राज्य पर्यटन विभाग करेगा। इसमें लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
आपको बता दें कि तीसरी कैबिनेट बैठक में किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, छुट्टा पशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए गौ अभयारण्य की स्थापना, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले के लिए नई नीति का प्रस्ताव लाने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा रहा है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात लखनऊ की कर रहे थे, जहां पर कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये बैठक हुई, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा और स्वास्थ्य, पर्यटन, तमाम चीजों को लेकर कई बड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं, क्या कुछ वो प्रस्ताव? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य हो या पर्यटन हो, सभी के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ न कुछ देने का काम किया है। और लखनऊ में जो रमाबाई अम्बेडकर पार्क है, वहाँ हेलीपैड बनाने की बात कही गई है। पर्यटन स्थल जो भी चाहे आगरा हो चाहे लखनऊ, सबको देने के लिए, साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए कहा गया है। और साफ तौर पे 100 केंद्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है। और ये कहा गया है कि हर जिले में कहीं ना कहीं 100 बेड का चाहिए, जब पीएससी पीएसयू, उसमें 100 बेड का एक पीएससी तैयार किया जाए। साथ ही साथ डायलिसिस जैसी सुविधा कम से कम जनता को फ्री में दी जाए, इस तरह की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, और जल्दी इस पर काम होगा। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है और 61 जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज बन चुका है। और 14 जिलों में जो बचा है उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उस पर कहीं ना कहीं काम किया जाए और 5 वर्षों में इन मेडिकल कॉलेज को बनाकर तैयार किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। साथ ही तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मोहर लगाई कैबिनेट के दौरान। और चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो सड़क की चौड़ीकरण की बात हो, उन सब पे कहीं ना कहीं कल योगी सरकार ने कैबिनेट लगाई, मोहर लगाई। ठीक है जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो कैबिनेट बैठक लगातार करते नजर आ रही है। और ये बैठक लखनऊ के अनेक्सी में हुई जिसमें सरकार ने बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि 14 ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगी है। और इसकी जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है। सरकार के सभी मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। चलिए जितेंद्र, जिस तरीके से ये बैठक हुई इसमें तमाम चीजें आपने बताई, पर्यटन को लेकर इसमें बहुत बड़े बड़े सुझाव दिए गए और पर्यटन को लेकर जिस तरीके से मुहर लगी है 4 बड़ी घोषणाओं पर, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी? देखिए, पर्यटन में क्षेत्र में बढ़ावा, क्योंकि सरकार को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करना है और इसको देखते हुए सरकार इस पर तमाम प्रयास कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने बात कहा है कि जल्द से जल्द बढ़ावा दिया जाए, उस पर काम करने का काम किया जाए और 5 वर्षों में लगभग 10,000 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो उन्नीकरण केंद्र है उनको भी खेलने की कहा गया है। नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात कही, मेडिकल कॉलेज में जाके बच्चों को उसमें वो मिल सके। और साथ ही साथ जो पर्यटक के क्षेत्र उनको उनका सुंदरीकरण करके उनको बढ़ाकर और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को बुलाकर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य उसको पूरा करने का काम किया जाए। और जो राजमार्ग है उसको चौड़ीकरण करके उसको बढ़ाने, जो PWD वहां पे उसमें भी जोड़ने का काम किया गया है। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन पास करने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। तो इसको लेकर क्या मान लिया जाए कि जल्द ही अब एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आयुर्वेद संस्थान केंद्र हो चाहे उन्नीकरण केंद्र जहां मानसिक रोगी को इलाज था, उस पर सब पर सरकार पूरी तरह से फोकस करने का काम कर रही है। और जो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण केंद्र उसको भी सरकार खेलने का काम कर रही है। तो लगभग सभी अफसर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगी हुई जमीन को तलाश किया गया है और जल्द से जल्द उस पर प्रस्ताव पास करके उसको बजट देकर उसको काम करने का काम किया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है, उन सबको जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत कर रही है। और आयुर्वेद संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज हो या नर्सिंग कॉलेज हो, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाए, उन सब पर कहीं न कहीं प्रयास करें। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो रोजगार क्षेत्रों में उनको भी सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द उन पर रोजगार दे। लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो जनता है उनको कहना, जो पैरामेडिकल के क्षेत्र में उनको जोड़ने का काम करें और उनको नौकरी देने का काम करें, ताकि जो कोरोना काल में स्थिति नजर आई वो स्थिति दोबारा नजर ना आए। ठीक है, तीसरी बैठक, 2 बैठकें हो चुकी है अभी, और तीसरी बैठक को लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्द ही ये जो तीसरी बैठक है वो भी होगी। उस बैठक में किस तरीके से प्रस्ताव जो है वो पास हो सकते हैं, और क्या मान लिया जाए कि कौन कौन से प्रस्ताव पास होंगे और कौन से बड़े सौगातें मिलेंगी तीसरी बैठक में? देखिए, सरकार की कई अहम लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो विभाग है उनका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन करके वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या सुविधाएं जो संकल्प पत्र में दिए गए थे वो क्या क्या दिए जाए। और साथ ही साथ कल इससे पहले कल जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ उस पर, और पहले कृषि विभाग का हुआ, फिर समाज कल्याण विभाग का हुआ, ऐसे तमाम प्रेजेंटेशन रोज रोज हो रहे हैं। और कल भी आज भी प्रेजेंटेशन है, कई विभागों का प्रेजेंटेशन है, उसमें भी जनता को जो मूलभूत सुविधाएं उसको जोड़ने के काम करेगी। और लक्ष्य कैसे पूरा किया जाए 100 दिन का, लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 दिन का पूरा तरह लक्ष्य कार्य योजना बनाई जाएगी और उस पर अमलीजामा बनाने का काम किया जाए। वो योगी सरकार पहले 1 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करती थी, इस बार जो 2.0 की सरकार है वो कहीं न कहीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 दिन में कार्य योजना बनाकर उन कामों पर अमलीजामा बनाकर जनता के बीच में जाएगी। ठीक है, कई कार्यों को अमलीजामा पहनाकर जनता के बीच जाएगी। और जिस तरीके से योगी सरकार, योगी कैबिनेट 2.0 की बात अगर करें तो दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार सक्रिय है। पहले भी वो सक्रिय थे और अब एक बार फिर से बैठकों का दौर उन्होंने शुरू किया है। लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर भी उन्होंने कई निर्देश दिए हैं और कई बड़ी कोरोना को लेकर भी पाबंदियां कहीं ना कहीं मास्क को लगा दी गई है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है, उत्तर प्रदेश में विकास की लहर किस तरीके से बहेगी? देखिए, विकास की लहर तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे बुजुर्गों को फ्री में मत यात्रा कराने की बात की जाए या जनता को जिनके पुराने समय से जिनके पास जमीन है, पट्टा नहीं है, उनका कागज देने का भी कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। तो जनता के हित से भी काम कर रही है और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। और इस प्रयास में लगातार सरकार इस बात को समझ रही है और कई जिलों को उन्होंने आदेश भी दे दिया है कि मास्क अनिवार्य होगा। पुलिस को सक्रिय कर दिया है कि मास्क जो पड़े, अस्पतालों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। साथ ही साथ आगे जो काम होंगे उस पर भी जनता विकास है उसको जोड़ने का काम किया। 100 केंद्रों की बात की जाए तो 100 केंद्रों में काफी महत्वपूर्ण काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। अस्पतालों की बात की जाए या बिजली केंद्रों की बात की जाए, उन सबको पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और सभी अधिकारी से लेकर मंत्रियों तक कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाए, किसी प्रकार की जनता को समस्या ना हो, जनता की सुने। चाहे जनता दरबार की बात की जाए या गेहूं खरीद के समय मंत्रियों को पे नजर रखनी होगी, तो हर चीज में, हर प्रयास में सरकार कोशिश कर रही है। और त्योहारों से जो है वो कम व्यवस्था को भी सरकार प्रयास कर रही है, कम व्यवस्था से रखा जाए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
जहांगीरपुर मामले में भोगी बुलडोजर की एंट्री, एक्शन में लिए एमसीडी ने मांगे 400 जवान, गिराए जाएंगे अवैध निर्माण। विभागों की प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक्शन में सीएम योगी, 6 महीने में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करने का आदेश। नरेश कुमार होंगे दिल्ली के अगले मुख्य सचिव, आज सेवानिवृत्त हो रहे विजय देव की लेंगे जगह। और दिल्ली में 24 घंटे में 26% बढ़े कोरोना के केस, आज डीडीएमए की बैठक में हो सकता है पाबंदियों का ऐलान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाने के लिए देश में दंगों की राजनीति की जा रही है, लेकिन हम इस तरह की किसी भी साजिश को राज्य में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जातीय और सामाजिक दरार पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पाटिल ने ये बात मंगलवार को नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि मैं अपना काम कानूनी तरीके से करता हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं कि पड़ता कि राजनेता कौन है। पाटिल ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को मुंबई पुलिस आयुक्त के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि बैठक के बाद राज्य में लाउडस्पीकर लगाने के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई मीटिंग के बारे में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होती रहती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल दिलीप वलसे पाटिल को जिस तरीके से सीएम से बातचीत हुई, बैठक हुई, उसके बाद कई अहम निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ वो निर्णय? बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर राजनेता होगा की राजनीति कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की राजनीति कर रहे हैं, उससे वह डरने वाले नहीं है। मुंबई की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है और राज्य की पुलिस किसी भी नागरिक को सुरक्षा देने के लिए मुस्तैद है, तैयार है। ऐसे में वो किसी भी कानूनी पचड़े से और राजनीतिक पैतरों से डरने वाले नहीं है। आने वाले समय में उन्होंने अब तक सीधे सीधे तौर पे काम किया है। अगर जरूरत पड़ी तो वह जो है प्रशासन संपर्क को लेकर नई गाइडलाइन और इस पूरे मामले में तैयारी की जाए। ठीक है सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये बातें उन्होंने कही, उन्होंने राज ठाकरे को लेकर भी बयान दिया, क्योंकि लाउड स्पीकर्स को लेकर जिस तरीके से बातचीत राज ठाकरे कर रहे हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर्स को हटाया जाए, उसको लेकर अब नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं और उसको लेकर राज ठाकरे पर तंज भी कसा है दिलीप वलसे पाटिल ने। बिल्कुल, देखिए दिलीप वलसे पाटिल का सीधे तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र और मुंबई में जिस तरह से राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दिया है, उसमें मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। रही बात उनके अल्टीमेटम की, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, अगर भोगे नहीं उतरते हैं तो जाहिर तौर पर उनका ये अपना निर्णय है कि आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन कोई भी अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो मुंबई पुलिस तैयार है, जिसके लिए आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को 8 निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं वो भी बताएं सत्यप्रकाश। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए मुंबई में जिस तरह से लगातार मुंबई की राजनीति को लेकर जगह जगह जो है छोटे मोटे जो भगदड़ हो रही है, या फिर हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, या फिर जो पथराव किए जा रहा है, उसको लेकर मुंबई पुलिस को अलर्ट किया गया है कि इस तरह की कोई भी
समाज का हो, धर्म का हो या फिर राजनेता से जुड़ा हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए अगर इस तरह के कोई भड़काऊ भाषण देता है या तस्वीरें शेयर करता है, वीडियो शेयर करता है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। फिलहाल 3000 से ज्यादा सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट को डिलीट करवाया गया है जो कहीं न कहीं लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही है। तो जाहिर तौर पर साइबर सेल, मुंबई की क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी यथास्थिति से बिगड़ने पर जो है तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से निर्देश दे दिए गए हैं और इसके साथ अभी निर्देश ये भी आए थे कि जिस समय अजान होगी उस समय हनुमान चालीसा नहीं बजाई जाएगी, और इसी के साथ अब ये भी आदेश है कि डेसिबल को भी चेक किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो डेसिबल को लेकर है उसमें भी हम बातचीत करेंगे और उस पर कम करेंगे। दूसरी बात, जिन लाउड स्पीकर को बिना अनुमति के लगाया गया है उन लाउड स्पीकर को भी निकाल दिया जाएगा। फिलहाल कल मुंबई पुलिस की यह जानकारी है कि 25% ऐसे लाउड स्पीकर है जिन्होंने खुद अपने आप से निकाल दिया है, यानी कि उन्हें पता है कि वह अनधिकृत है। तो मुंबई पुलिस का एक्शन और राजनेताओं के जवाब के पहले ही इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही थी, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई में अमन शांति लोग चाहते हैं कि अमन शांति बना रहे। इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि काफी लोगों ने खुद ही अपने लाउड स्पीकर निकाल दिए हैं और काफी लाउड स्पीकर ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं जिनको आगे अनुमति लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस अब हर एक मस्जिद का जो है मुआयना करेगी, जांच करेगी। उसके बाद जो है लाउड स्पीकर के जो परमिशन एप्लीकेशन आएंगे वो मुंबई पुलिस आयुक्त के पास भेजे जाएंगे। इस तरह की जो है प्रावधान बनाया गया। इन सब बातों पर क्या राज ठाकरे का कोई बयान सामने आया? देखिए, राज ठाकरे का सीधे तौर पे कहना है कि वह अपने बातों पर अभी भी कायम है और आने वाले समय में उसका वो मुकुल जवाब देंगे। दूसरी बात, 5 जून को वह अयोध्या जाएंगे, वहां भी एक सभा करेंगे। इस बीच औरंगाबाद जाकर जो है औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर जिस तरह से लगातार राजनीति चल रही है उस पर भी एक बड़ी सभा करेंगे और उसमें कहीं न कहीं मुंबई में सरकार जो मनपा की सरकार है, मनपा के तमाम अधिकारी है, उनको कहीं न कहीं घेरे में लेने की बात कही जाती है। ठीक है, जिस तरीके से लाउड स्पीकर्स को लेकर दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, उस पर राज ठाकरे क्या कह रहे हैं? देखिए, राज ठाकरे का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है हम अपनी बातों पर कायम है। अगर 3 मई को लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा वह अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उस एक्शन के बाद भी वह जो है अयोध्या जाएंगे और वहां सभा करेंगे, तो रामलला का दर्शन करेंगे। इस बीच औरंगाबाद में भी सभा करेंगे जिसमें महाराष्ट्र के सरकार को भी घेरने की तैयारी है, क्योंकि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कई सालों से दिया था उसमें सरकार ने कोई अब तक बदलाव नहीं किया है, उसको भी लेकर वो मुद्दा उठाएंगे। यानी कि हिंदुत्व पे अभी भी राज ठाकरे कायम है और हिंदुत्व मुद्दे को लेकर ही आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, उस पर लड़ेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बढ़ती गतिविधियां देखकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैदान में उतार रही है। 23 अप्रैल को कांगड़ा शाहपुर के चंबी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले 22 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नगरोटा बगवा में रोड शो और 23 अप्रैल को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे ताकि नाराज कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के जनसभा में जाने से रोका जा सके। जानकारी की माने तो बीजेपी को अपने नाराज कार्यकर्ताओं के छिटकने का डर है। इन्हें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूर रखने के लिए बीजेपी अपने कार्यक्रम तय कर रही है। इससे पहले भी केजरीवाल ने मंडी रोड शो वाले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रणनीति के तहत सुंदरनगर में जनसभा की थी। जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी समेत बीजेपी के तमाम नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात हिमाचल की कर रहे हैं। जिस तरीके से हिमाचल में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वाद विवाद देखने को मिल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए कि अरविंद केजरीवाल अब कुछ ही समय में 23 अप्रैल की बात है जब वो रोड शो और जनसभा करने जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी भी रणनीति बनाती नजर आ रही है। बीजेपी को क्या वाकई हार का डर सता रहा है? जी, अगर आपको मैं बताऊं तो भाजपा की जो ये रैली है जो जेपी नड्डा 22 अप्रैल को कांगड़ा में करने जा रहे हैं, ये पहले प्रस्तावित नहीं थी। इससे पहले ये बताया जा रहा था कि कांगड़ा में जेपी नड्डा की जो रैली है होनी है प्रस्तावित, अप्रैल के एंड में होना ये प्रस्तावित था। लेकिन देखने में आया कि जैसे ही केजरीवाल की रैली जो है 23 अप्रैल की जो प्रस्तावित, मतलब जो 23 अप्रैल को जो ये रैली होने वाली थी, इससे पहले ही एक दिन ठीक पहले भाजपा ने अपनी रैली जो है वहां पे कांगड़ा में इन्होंने कर दी है। और इसमें ये देखने वाली बात ये है कि जो रणनीति के तहत जो एक बड़ा ये जिला है, इसको दोनों दल जो है वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन अभी जो भाजपा है, भाजपा की जो ये सबसे बड़ी जो रैली कहेंगे, सबसे बड़े जिला में जो होने जा रही है, इसमें एक रणनीतिक आप इनका जो एक वो टारगेट देखेंगे तो वो देखेंगे कि भाजपा ने जो अभी इस वक्त है 26 तारीख तक सारे होटल्स, गेस्ट हाउस सारे बुक कर दिए हैं। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा बेशक ये कहती आई है कि आम आदमी पार्टी से उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे जिस आम आदमी पार्टी की यहाँ पे एक पूरी कार्यकारिणी भी नहीं है, उससे इतना खतरा महसूस भाजपा को होने लगा है, जो सबसे बड़ा दल का दावा कर रहा है कि वो उससे पहले यहाँ पे एक रैलियां करने शुरू हो गया। और 23 तारीख को अगर मैं जेपी नड्डा की बात करूं, 23 तारीख को जिस वक्त अरविंद केजरीवाल चंबी में रैली को संबोधित करेंगे, उस वक्त जो जेपी नड्डा है वो हिमाचल में जो सेकंड लाइन के जो नेता है, जो टिकट के दावेदार है, उनसे जो संपर्क साधेंगे। और ये देखने वाली बात है कि वो ये सादा का सारा जो कार्यक्रम है इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल की रैली है उसमें भाजपा के जो नेता है या दुष्ट नेता है, जो असंतुष्ट नेता है, जो टिकट के चाहवान है, वो शिरकत न कर पाए। जी ठीक है टीना जी, यानी कि ये साफ यही है कि बीजेपी जो है वो अपने विधायकों को अब कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी की ओर जाने से रोकने की, यानी कि आम आदमी पार्टी की ओर जाने का जो खुद बीजेपी को पता है कि उनके विधायक जा सकते हैं, उनके जो टिकट के उम्मीदवार है वो जा सकते हैं, इस वजह से यही खौफ है चुनावों को लेकर। तो आगे सियासी समीकरण क्या बनेंगे इसको लेकर? जी, अगर अभी हम बात करें तो कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल ही जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है वो सुप्त अवस्था में है। हालांकि जो उनके विधायक के जो उम्मीदवार हैं या विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय है, लेकिन जो यहाँ पे जो प्रदेश में एकजुटता के साथ जो सक्रियता चाहिए थी वो कांग्रेस से नदारद है। तो साफ तौर पर भाजपा जो अपने को जो खतरा महसूस कर रही है वो आम आदमी पार्टी से है। भाजपा जानती है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में अपनी लगातार दूसरी बार जो रिपीट करवाई है सरकार, या पंजाब में जिस तरह से बनाई है, हिमाचल उनके टारगेट पर है। हिमाचल में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास होने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ अगर उनकी कुछ सीट आती भी है तो ये उनके लिए फायदेमंद है, अगर हालांकि वो होती है तो उनके लिए कहने के लिए है कि उनका ये पहला चुनाव है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त दबाव है, जो जेपी नड्डा है वो यहीं से है, और जो अनुराग ठाकुर है वो सबसे बड़ा चेहरा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 राज्यों में भाजपा की जो सरकार है वो रिपीट करवाई है। तो ये सीधे तौर पर हिमाचल में जो भाजपा है वो अभी से ही दबाव में नजर आती दिख रही है, क्योंकि भाजपा को हिमाचल में जो ये मिथक है ये भी तोड़ना है कि यहाँ पे सत्ता कभी रिपीट नहीं हो पाई है। और एक सबसे बड़ा जो दबाव है वो ये है कि अगर आप अन्य राज्यों में रिपीट कर सकते हैं तो जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने राज्य में क्यों नहीं रिपीट कर सकते। तो इसमें जो भाजपा के सामने सबसे बड़ा जो है वो जो अभी तो जो साफ अभी मतलब जेपी नड्डा के अनुशासन से कहेंगे या अभी जो चुनाव है वो दूर है कहेंगे, गुटबाजी इतनी साफ तौर पे भाजपा में दिखने में नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ा लेवल पर जो है भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जो है भाजपा वो एक रणनीति के तहत चल रही है, और भाजपा का ये जो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है जो सत्ता का जो रास्ता तय करता है वो भाजपा निश्चित तौर पर उसको अपने पास रखना चाहेगी। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में गर्मियों का समय आते ही बिजली की कटौती तेजी के साथ शुरू हो जाती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रेवा जिले में इन दिनों शुरू हुआ है, जिस कारण मऊगंज से कांग्रेस पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बत्रा के द्वारा बिजली, पानी और सड़क की भीषण समस्या के समाधान को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम मऊगंज को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक ने बीजेपी सरकार और उनके विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है।
समूचे विधानसभा क्षेत्र में मऊगंज विधायक के कार्यकाल में पुरानी बिल्डिंगों की पुताई कराकर लोकार्पण करने में लज्जा नहीं महसूस कर रहे। हद तो तब हो जाती है जब पिपराही में विधायक कलेक्टर एसपी से मिलकर सांसद और केंद्रीय मंत्री को लेकर पिपराही में जाकर लोगों को दिखाने के लिए आवास योजना और पुरानी बिल्डिंग का लोकार्पण करने का प्रोपेगेंडा करते हैं। मऊगंज विधायक ने क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। उनके द्वारा बिजली, पानी और कुछ नगर परिषद की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। हमने अधिकारियों को बुला लिया है इस संबंध में। ज्ञापन की प्रति इनको दे करके समस्याओं का सीधे निराकरण जो है करने के निर्देश दे रहे हैं। ये निराकरण करके अवगत कराएंगे। उनके कुछ आरोप भी हैं, मतलब इस तरह से अव्यवस्थाएं हैं आवास को लेकर। आरोप लगाना अलग बात है। हमने कहा है कि आप सूची दे दीजिए, जो भी होगा उनकी जांच कर ली जाएगी और जो गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। की गंभीरता को और समस्या को देखते हुए आज अनुविभागीय अधिकारी और समस्त विभाग के अधिकारियों से मिलने अपनी बात कहने को आए कि जो इस तड़पती धूप में आम जन पीड़ित है, परेशान है, उसके निदान के लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से आज रखा गया था। इसके बाद ये तो आप जानते हैं कि अगर निदान नहीं होता है तो फिर इसके लिए बड़े आंदोलन होते रहेंगे और हर समस्याओं को लेकर। आखिर रही बात पानी बिजली का विषय नहीं होता, जब बातें उठती हैं तो तमाम तरह की बातें। अभी आप सबको मालूम है पिपराही में कार्यक्रम था, इसमें छोटे कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता से लेकर के आंगनवाड़ी से लेकर के एसपी कलेक्टर तक भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। भीड़ जुटाओ, आदमी लाओ। अरे बड़ा शर्म आती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप लूटे कर रहे हो। यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लूट पर उतारू आ गई है और पूरे अधिकारी कलेक्टर से लेकर के छोटे कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना करके काम लिया जा रहा। ये भी उद्देश्य में शामिल थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कटौती, बिजली कटौती को लेकर सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में रहती है इंदौर वासियों के लिए, और अब उसकी शुरुआत कर दी गई है और इसी को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी। किया जाता है, लेकिन अब गर्मी जैसे जैसे गर्मी का समय बढ़ता जा रहा है और गर्मी की वजह से जो है बिजली की समस्या है और समस्या वो काफी ज्यादा हो रही है। ऐसे में कांग्रेस से जो है आम जनता के साथ नजर आ रही और आम जनता के साथ जो है कांग्रेस लगातार क्योंकि गर्मी का सीजन है। और मध्य प्रदेश में अगर बात करें बिजली की बात तो 22,000 जो मेगावाट बिजली है को लेकर जो है मैनेजमेंट, अपना पावर मैनेजमेंट है उसके द्वारा जो है एक असाइनमेंट किया गया है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो जहां मध्य प्रदेश में प्रतिमान की बात करें तो 12 जो मेगावाट बिजली है उसकी जरूरत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश वासियों को 10,000 मेगावाट बिजली की प्रदान की जा रही है। ऐसे में जो 2 मेगावाट बिजली है उसकी खपत के लिए जो है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर जो है लगातार जो है बिजली की काफी ज्यादा कटौती की जा रही है। बिजली की कटौती की काफी ज्यादा क्योंकि भीषण गर्मी का दौर भी इस बार प्रारंभ हो चुका है। ठीक है गणेश, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात मध्य प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर बिजली कटौती की समस्या अंतरों गरमाने लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से समस्या अब गरमाने लगी है, हमने देखा पूर्व विधायक ने ज्ञापन भी सौंपा, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, रीवा के अगर बात करें तो मऊगंज के जो पूर्व विधायक है कांग्रेस की तरफ से सुखेन सिंह, उन्होंने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जो है मऊगंज के जो एलजीएम है उनको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि जो बिजली सड़क है उसकी व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, उसकी जो है व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि क्षेत्र में लगातार जो है बिजली और सड़क की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। खासतौर से अगर बात करें बिजली की बात करें तो बिजली का जो संकट है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और रीवा के मऊ में जो है बिजली की अघोषित कटौती जो है लगातार की जा रही है, जिसको लेकर जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज से जो पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सुखेन सिंह, उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जो है रीवा कलेक्ट्रेट जाकर एलजीएम को वहां पर ज्ञापन दिया है। हालांकि उन्होंने मांग करते हुए बीजेपी विधायकों पर भी जो है लगातार कई आरोप लगाए, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही है। जैसो कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन है उसको सख्त चेतावनी दी थी कि 16-17 माह ही जो है बचे हैं और जो बीजेपी के विधायक है या बीजेपी के जो नेता है उनका जो है एजेंट बनकर सबका बिल्ला लगाकर जो है मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन जो है कार्य कर रही है। तो लगातार आप कांग्रेस जो है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। निजी दौरे पर पर्यटन नगर मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों को अति आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर पशुपालन के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है और पूर्व में भी बीजेपी सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर पलायन रोकने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और कई योजनाएं संचालित भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी 6 जिलों में कार्य किया जा रहा है और पूर्व में भी बीजेपी की सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों में अत्याधुनिक मशीनें लगाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी कहा कि सरकार द्वारा समय पर गन्ना भुगतान किसानों का कर दिया जाएगा और इस समय में और इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव से भी बातचीत की है। मेरे पास जो विभाग हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, दुग्ध उत्पाद हो, ये सारे ऐसे विभाग हैं जिनसे हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक हमारी जो मातृशक्ति उनको सशक्त भी बना सकते हैं और युवाओं को रोज़गार से भी जोड़ा जा सकता है। मैंने जब पहले अपनी रिव्यू बैठक ली अधिकारियों के साथ, जब मुझे मंत्रालय मिला तो उसमें हमारे मंत्रालय के द्वारा पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है पशुपालन को लेके, मत्स्य पालन को लेके, दुग्ध उत्पाद को लेके। और आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि 6 पर्वतीय जिले ऐसे हैं जिसमें हम मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। हिमालयन ट्राउट के हम लोग फार्मिंग करा रहे हैं और उन लगभग 17-18 में हमारी जो ट्राउट फार्मिंग की उत्पादन था वो लगभग 30 टन था। आज के दिन हम उसको 300 टन तक ले गए हैं और 2025 तक हमारा टारगेट है उसको 5000 टन तक पहुंचाने का। 1800 रुपये किलो पे वो फ़िश यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, दिल्ली मुंबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो ट्राउट फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। साथ मौजूद है अमित। फिलहाल सौरभ बहुगुणा ने कैबिनेट मंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें की और कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या कुछ अहम जानकारी? आपको बता दूं कि धामी सरकार में मंत्री बनने के बाद सौरभ बहुगुणा लगातार यहाँ सजीव नजर आ रहे हैं और गंभीर नजर हैं। अपने जो दावे मिले सभी मंत्रालयों में है और एक डिसीजन लेके चला जा रहा है। जब से गन्ना मंत्रालय की बात करें, पालन विभाग की बात करें, यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस के साथ कार्य किया जा रहा है क्योंकि पहाड़ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आज तक लगातार रही है, लगातार बातें होती रही है कि पलायन रोका जाएगा और यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो उस लहजे से नहीं हो पाया। इस बार धामी सरकार ने उनकी बातों से लगता है कि ठान लिया है कि रोजगार को बढ़ावा देना है उत्तराखंड के अंदर, पलायन को रोकना है और जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सौरभ बहुगुणा संभाल चुके हैं।
पहाड़ में कैसे रोजगार सृजित करने हैं, कैसे पलायन रोकना है, उसको लेकर के लगातार उनकी तब से कार्य करने की बात की जा रही है। जो विभाग उनको मिले हैं, यहाँ पर मत्स्य विभाग की बात करें, पशुपालन विभाग की बात करें, तो उन विभाग के जरिए पहाड़ में कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कैसे यहाँ पलायन को रोका जाए, ये सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। और जो बात करें यहाँ पर जो गन्ना विकास मंत्रालय की बात करें, जो चीनी मिले हैं प्रदेश के अंदर, वहां पर आधुनिक यहाँ पर मशीनें लगा करके लगातार यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है। तो साफ तौर से सौरभ बोगड़ा की तरफ से एक विजन तैयार किया गया है और उसी विजन को लेकर के लगातार उनसे आगे बढ़ने की बात की गई है। सबसे अहम बात मुस्कान इसमें देखने वाली यह है कि जो विभाग उनको मिले हैं उसमें काफी कठिनाइयां हैं, काफी कार्य करने की जरूरत है और उन्हीं को लेकर लगातार उनसे कार्य किए जा रहे हैं। राजनीति परिवार से आते हैं, अपने दादा की बात, उनके दादा की बात की जाए, उनके पिताजी की बात की जाए, उनकी बुआ की बात की जाए, तो राजनीति परिवार से लंबे समय से सक्रिय राजनीति में यहाँ पर भाग लेते रहे, तो एक जिम्मेदारी पारिवारिक रूप से बन जाती है कि परिवार का नाम आगे बढ़ाना है और वो कार्य करके दिखाने उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पर लोगों की अपेक्षा है और उसको लेकर करा जा रहा है। मत्स्य पालन को लेकर बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है। इसी के साथ एक बात उन्होंने और कही कि चीनी मिलों को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें अति आधुनिक बनाया जाएगा। अति आधुनिक बनाया जब जाएगा चीनी मिलों को, तो किस तरीके की परेशानियां सामने आएगी और किस तरीके से ये काम किया जाएगा? मुस्कान, बिल्कुल यहाँ पर बात की जाए उनकी तरफ से साफ तौर से बयान आया कि जो चीनी मिल है उनको अति आधुनिक यहाँ पर बनाया जाएगा। उसमें जो मशीनें हैं और जो कार्य करने की प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं बदला जाएगा। आय बढ़ाने की कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही है और जो गन्ना किसान है उनको लगातार यहाँ पर सहूलियत दिया जाए। उनके जो यहाँ पर उनकी गन्नों की जो यहाँ पर कीमतें हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर के यहाँ पर एक विधान तैयार किया गया है। कठिनाइयां इसलिए भी आ रही क्योंकि परिषद की बात करें, यहाँ पर लगातार जिस तरह की कठिनाइयां अभी तक आती रही हैं और जो अति आधुनिक यहाँ पर जो मशीनें लगाने की बात की गई उस पर कहीं ना कहीं कार्य करने की जरूरत है और वो लगातार सौरभ बोगड़ा कर रहा है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।